गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टॉपिक छूट गया था और जो टॉपिक बाकी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीज़न। देखिए, जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था उसमें सिटीज़न और मेन लोगों को क्या राइट मिला था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो पुरुष लोग थे उनको बराबर का अधिकार मिला हुआ था और वो हमेशा क्या थे, मुक्त थे यानी फ्री थे। ठीक है, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैन। These are liberty, property, security and resistance to oppression। तो देखिए जो पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो राइट था और जो प्रिजर्वेशन किया गया था मैन का राइट का, उसमें क्या दिया हुआ था कि इनको मुक्ति मिलेगी यानी स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा, और अगर इनके साथ अत्याचार किया जाता है तो उनके खिलाफ ये रेजिस्टेंस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका द सोर्स ऑफ ऑल सोवर्निटी रिसाइड्स इन द नेशन। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। तो देखिए, जो सोवर्निटी का सोर्स था वो किससे लिया हुआ था? नेशन से ही लिया था, और किसी भी ग्रुप और इंडिविजुअल्स को ये अधिकार नहीं था कि वो अपना अनुसार काम करें और या अपने अनुसार कोई पावर का प्रयोग करें। चूँकि मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर का डिफाइन किया गया था वो पावर किससे आ रहा था? वो पीपुल से आ रहा था यानी जनता से। नेक्स्ट है लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर। यहाँ पे जो स्वतंत्रता के बारे में बात किया जा रहा है वो आपका एक प्रकार का शक्ति था। इस शक्ति के अनुसार आप वो चीज़ कर सकते हैं तभी तक जब तक कि वो चीज़ दूसरे के लिए हानिकारक ना हो, यानी आपको काम करने की स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता इसके द्वारा मिला हुआ था। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली दोज एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। ठीक है, और देखिए लॉ जो कानून था वो उन्हीं एक्शन के खिलाफ, मतलब उन सभी कार्यों के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में बात करता था या क्षम्य मानता था जो समाज के लिए, देश के लिए क्या था, हानिकारक था। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट। तो देखिए लॉ क्या था कि एक प्रकार का एक जनरल विल का एक्सप्रेशन था। इसके लॉ के सामने क्या था कि सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, और सभी लोग इसके फॉर्मेशन में या तो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लॉ के सामने क्या है, सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। नो मैन बी, नेक्स्ट पॉइंट था 7 नंबर, नो मैन बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। देखिए इस मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुविधा लोगों को मिली थी कि किसी को भी कोई आप आरोप नहीं लगा सकते या किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते या डिटेन नहीं कर सकते बिना कानून के आज्ञा के। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, तो राजशाही व्यवस्था में क्या होता था कि कोई भी जो राजा का सैनिक होता था या कोई भी जो बड़े पद पर व्यक्ति होता था वो किसी को भी मतलब शक के आधार पर उनको डिटेन कर लेता था, उनको अरेस्ट कर लेता था, जो कहीं ना कहीं लोगों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक था। तो बाद में मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिटरमाइन किया गया कि बिना लॉ के यानी बिना कानून की आज्ञा के किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है आपका एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। तो देखिए प्रत्येक नागरिक को बोलने का, लिखने का और प्रिंट, मतलब यहाँ पर जो पुस्तक के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो
तो पुस्तक छापने के लिए या अपनी बातों को छपवाने के लिए वो फ्री थे। ठीक है, और अगर वो मतलब कभी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको इसके आधार पर भी उन पर क्या कहते हैं एक्शन लिया जा सकता है, और साथ ही साथ वो लॉ का पालन करने के लिए क्या है, बाध्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट था 9 नंबर, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल, इट मस्ट बी एक्सेस इक्वली ऑन ऑल सिटीजन इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स। तो देखिए, जो अगर हम बात करते हैं मेंटेन किया जा रहा है पब्लिक फोर्स के लिए, या जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है उसके लिए एक कॉमन टैक्स ज़रूरी था, और ये आपको जितने भी सिटीज़न हैं उन पर इक्वली इम्पोज करने के लिए वर्णन किया गया था संविधान में। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर पॉइंट, सिंस प्रॉपर्टी इज ए सैक्रेड एंड इनवायोलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस ए लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, इन दैट केस जस्ट कंपेंसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। ठीक है, तो देखिए अगर कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो इंसान का अधिकार है, ठीक है, और कोई इसको उसके इस अधिकार से छीन नहीं सकता है। ठीक है, तब तक जब तक कि उस प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई पब्लिक नेसेसिटी के लिए वो प्रॉपर्टी ज़रूरी ना हो। तो अगर कभी ऐसा होता है कि पब्लिक नेसेसिटी के लिए किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी ज़रूरी हो, तो उसके बदले में संविधान में उस व्यक्ति को कंपनसेशन देने का वर्णन किया गया, और ये कंपनसेशन उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, एडवांस में मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये आपको 10 पॉइंट समझ में आया होगा जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है। तो देखिए तो ये जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का जो डिक्लेरेशन है, इसको पेंटेड किया गया था ला बार्बियर के द्वारा 1790 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए अधिकांश लोग पढ़े लिखे थे नहीं। ठीक है, तो उनको ये अधिकार के बारे में और उनका जो अधिकार मिला है वो उनको समझ नहीं पा रहे थे। तो ला बार्बियर ने इसके लिए सिंबल्स का प्रयोग किया। ठीक है, सिंबल्स के द्वारा प्रत्येक अधिकार को दर्शाया गया, ताकि सिंबल्स के द्वारा लोग उस अधिकार को समझें और उनके राइट जो मिला है वो सिंबल के द्वारा वो उनको जान सकें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप ये जो फिगर देख रहे हैं, यही फिगर है आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, जो कि आपका ली बार्बियर के द्वारा पेंट किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर जो सिंबल था वो सिंबल क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मुख्यतः 10 सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, जो सिंबलाइज कर रहा है जो फ्रांस में जो लोगों का अधिकार मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में टेनिस कोर्ट वोट के बाद। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए द ब्रोकन चेन का अर्थ यहाँ पे बता रहा है कि लोगों को अब स्वतंत्रता मिली है और लोग अब फ्री हैं, वो राजा के गुलाम नहीं हैं या राजा के आज्ञा को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। सेकेंड है द बंडल ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो द बंडल ऑफ रॉड्स ये बता रहा है कि लोग अब क्या हैं, एक है। क्योंकि पहले फ्रांस में क्या कहते हैं कि बर्थ के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और लोगों के पेशा के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। क्योंकि वहाँ 3 स्टेट में समाज विभक्त था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो ये सभी लोगों को अलग अलग रूप से देखा जाता था और इनको अलग अलग प्रेफरेंस दिया जाता था। तो जब ये मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसमें ये सिंबल जो बंडल ऑफ रॉड्स बताया, इस सिंबल के थ्रू लोगों को ये संदेश दिया गया कि जो फ्रांस के नागरिक हैं वो क्या हैं,
सभी लोग एक हैं और ये बंडल ऑफ रॉड्स के जैसे हैं, ठीक है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और अगर सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो यह इनकी शक्ति को कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता है। आपका नेक्स्ट है द आई विथिन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई विथिन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट है वो दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो आई है वो आपका ज्ञान के लिए स्टैंड हो रहा है। जो सन का रोशनी है वो अज्ञानता को दूर करने के लिए उसको दूर कर रहा है, अज्ञानता के बादल को दूर कर रहा है और इस तरह से फ्रांस में के लोगों में ज्ञान का संचार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्टेयर। सेप्टेयर है जो तो ये राजसी पावर को दर्शा रहा है। आपका नेक्स्ट है स्नेक और ये स्नेक है जो अपने ही तेल को खा रहा है, ठीक है, यानी एक प्रकार का ये रिंग दर्शा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ हो रहा है कि इटर्निटी, यानी जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। फिर आपका है रेड कैप। रेड कैप दर्शा रहा है कि पहले जो रेड कैप होता था ना वो दास्ता का प्रतीक होता था, ठीक है। जो स्लेव लोग होते थे वो रेड कैप पहनते थे। तो रेड कैप दर्शाने का मतलब है कि अब लोगों को दास्ता से मुक्ति मिल गई है और वो क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लू वाइट रेड, ठीक है। ये ब्लू वाइट रेड आपको दर्शा रहा है फ्रांस का नेशनल कलर्स। जो फ्रांस का जो नया फ्लैग डिज़ाइन किया गया उस फ्लैग में आपका ब्लू वाइट रेड को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है आपका विंग्ड वोमेन। विंग्ड वोमेन मतलब परी की जैसी महिला, ठीक है। तो ये आपका लॉ को दर्शा रहा है, कानून को दर्शा रहा है, यानी जिसके सामने सब क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका द लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट का अर्थ है कि कानून के समान क्या है, सभी लोग बराबर हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये सिंबल है, ये सिंबल क्या बता रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे फ्रांस एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। तो देखिए इस टॉपिक में आपको बताया गया है कि फ्रांस में किस तरह से मोनार्कियल गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया और फ्रांस अब एक रिपब्लिक राष्ट्र बना, उसके बारे में। तो देखिए लुई 16वां ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था टेनिस कोर्ट ओथ में उसको साइन कर दिया था, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ लुई 16वां चाह रहा था कि उसका जो शासन व्यवस्था है वो फिर से रिस्टोर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए लुई 16वां ने पर्सिया के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन जारी रखा। सीक्रेट नेगोशिएशन का अर्थ है कि वो पर्सिया के राजा के साथ गुप्त समझौता कर रहा था ताकि वो फिर से अपना पावर इस्टेब्लिश कर सके फ्रांस में। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 to declare war against Prussia and Austria. People saw this as a war of the people against king and aristocracies all over Europe. तो देखिए जो फ्रांस का जो नेशनल असेंबली गठन किया गया था वो 1792 ईस्वी में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या किया, एक बार डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और जो यहाँ के जनता लोग थे इस बार को राजा के खिलाफ और जो सामंतशाही व्यवस्था थी यूरोप में उसके खिलाफ इसको देखा गया था। तो देखिए रिवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। जो ये बार आंदोलनकारियों के द्वारा हुआ था उससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई, लोगों को इससे दिक्कत हुई। इसके अलावा जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो लोगों के लिए क्या कर रहे थे, रैली कर रहे थे ताकि लोग अपने जो उनका मन में इच्छा है सरकार से रिलेटेड या गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्लब में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हुआ पॉलिटिकल क्लब में वो जैकोबिन क्लब था, ठीक है।
जो कि फ्रांस के सेंट जोसेफ के नाम पर इस क्लब का नाम रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान्ड एन इंसुरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries and held the king himself as hostage for several hours. तो देखिए 1792 की गर्मी की बात है। जैकोबिन्स लोगों ने प्लान किया है कि वो फ्रांस के बहुत सारे नागरिकों, पेरिस के बहुत सारे नागरिकों को लेकर जाएंगे। क्यों ये लोग क्रुद्ध थे, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो भोजन की सप्लाई थी वो कम हो रही थी और साथ ही साथ भोजन का दाम बहुत ज़्यादा था। तो 10 अगस्त को ये लोग राजा के किले पर पहुँचे और राजा को कुछ घंटों के लिए क्या किया? बंधक बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इलेक्शंस वेयर हेल्ड, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन 21 सितंबर 1792। इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। देखिए इसके बाद फ्रांस में क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद जो नया असेंबली गठन किया गया उसको शपथ लेने के लिए बुलाया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने शपथ लिया और इस तरह से फ्रांस में मोनार्कियल गवर्नमेंट का समाप्त हुआ और फ्रांस एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बना। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charges of treason on 21 January 1793. He was executed publicly at the Place de la Concorde. देखिए अब चूंकि लुई 16 को सजाए मौत दी गई, ठीक है, और षड्यंत्र रचने के लिए, ठीक है, और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16 को खुलेआम पब्लिक प्लेस द ला कॉन्कोर्ड में फांसी दे दिया गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन और फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियो को सब लाइक करना मत भूलिए।